खिचड़ी घोटाले के आरोप अब कांग्रेस से बाहर निकले संजय निरुपम भी लगातार कर रहे हैं। आखिरकार आपको लगता है कि सच में कोई घोटाला हुआ है? तो खिचड़ी चोर ये बोलना गलत है। ये बिजनेस है। खिचड़ी सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट था और इंक्वायरी जो बोलते हैं, इंक्वायरी क्या किया ईडी ने? सब कागजात ढूंढे, उसका तपास किया, फिर एक बार कर बुलाया, वही कागजात वापस मांगे। इंक्वायरी है किधर बाकी? मुंबई उत्तर पश्चिम के पूर्व सांसद और सीएम एकनाथ शिंदे के शिवसेना के वरिष्ठ नेता गजानन कीर्तिकर हमारे साथ है। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि सर, यहाँ पर उम्मीदवार जो है आपकी पार्टी का वो अब तक तय नहीं हो पा रहा, तो वहीं दूसरी तरफ यूबीटी सेना की तरफ से आप ही के बेटे अमोल कीर्तिकर को उम्मीदवारी दी गई है। आपने भी दम भरा है कि उसके खिलाफ आप प्रचार करने वाले हैं, लेकिन उन पर हो रही जो ईडी की कार्रवाई है वो भी आपको गलत लगती है। आखिरकार आपका कहना क्या है? नहीं, अभी रही बात उम्मीदवार की, उम्मीदवार यूबीटी ने अमोल को तय किया, जहां से मैं सांसद था 10 बरस, और मैं इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मैं बोला स्पष्ट मेरे नेता को कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। ऐसा हो जाएगा कि अगर मैं इलेक्शन लड़ूंगा अमोल के खिलाफ तो समाज में संदेश बुरा जाएगा, मेरी प्रतिमा मलिन हो जाएगी। एक बाप बेटे के खिलाफ लड़ता है, इतना बूढ़ा होने के बाद भी। मैं नहीं चाहता हूं मेरी प्रतिमा खराब हो। और दूसरी बात, मेरा राजधर्म ऐसा है कि मैं लगातार 2009, 14 और 19 3 दफे इलेक्शन लड़के, एक दफे तो हारा बहुत कम वोट से, लेकिन 2 दफे मैं जीता हूं। ये शिवसेना बीजेपी यूटी अलायंस में मैं जीता हूं। उसके पहले मैं आमदार भी मैं बन गया, वो भी यूटी थी। तो मेरी जिम्मेदारी रहेगी, अगर सामने अमोल रहेगा तो भी इस क्षेत्र में उत्तर पश्चिम में मेरा जो उम्मीदवार तय किया जाएगा उसके लिए प्रचार के लिए पूरी तादाद से काम करूंगा। ये राजधर्म मैं संभालूंगा, यूटी धर्म संभालूंगा। आप तो राजधर्म संभालने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अमोल कीर्तिकर की तहकीकात शुरू है, ईडी कर रही है, समन्स भेजा जा रहा है, 2 बार उन्हें बुलाया गया। खिचड़ी घोटाले के आरोप अब कांग्रेस से बाहर निकले संजय निरुपम भी लगातार कर रहे हैं। आखिरकार आपको लगता है कि सच में कोई घोटाला हुआ है और ईडी जो है सही तरीके से ये जांच कर रही है? तो ये तो घोटाला नहीं है, स्कैम नहीं है। ये देश में सर्वसाधारण व्यक्ति, कंपनी, वेंडर जो बिजनेस करते वैसा बिजनेस था। जंबो हॉस्पिटल जब ही तैयार किया गया है, संकल्पना आ गई, तभी ये जंबो हॉस्पिटल के लिए बहुत वेंडर की जरूरत थी, जैसे कि डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, कॉट, बेड, बेडशीट। वैसे ही मरीज को खाने के लिए खिचड़ी की जरूरत थी। वो सब इमरजेंसी में हुआ था। तो संजय माशिलकर करके उसके साथ अमोल और सूरज चौहान खिचड़ी सार्वजनिक स्तर के ऊपर एक समाज सेवा के रूप से काम करते थे। वो समाज सेवा, उसके बाद जंबो आ गया, तो उसने बोला कि अगर खिचड़ी, अगर आप ऐसे तो लोगों को बांटते हैं सामाजिक भाव से, तो खिचड़ी का कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप कंपनी खुल के टेंडर भरो। टेंडर भरा दिया गया। बिजनेस चलता है देश भर में वैसा ही टेंडर, खाली इमरजेंसी स्तर के ऊपर। और ये टेंडर भरने के बाद सप्लाई शुरू हो गया। सप्लाई चेन में ये कंपनी जो थी संजय माशिलकर की, उसका ना अमोल ना सूरज मालिक था, ना पार्टनर था, ना उनकी कंपनी में शेयर था। लेकिन ये सप्लाई चेन में ये काम करते थे, जो धोखादायक था। सप्लाई चेन में काम करना
कोविड के समय में धोखादायक था। ये सामाजिक भाव से ये सप्लाई करते थे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो जंबो को, ये सप्लाई चेन में काम करने वाले ये कंपनी को बाद में प्रॉफिट मिल गया। आमतौर पे वेंडर को जो प्रॉफिट मिलता है वैसा, ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, ये स्कैम नहीं है। और ये प्रॉफिट मिलने के बाद उसका जो रिम्यूनरेशन है, वो रिम्यूनरेशन मिलेगा, पगार मिलेगा, भत्ता मिलेगा, ऐसा कोई उसका कैलकुलेशन नहीं था दोनों का। खाली मदद करो, उसको रिम्यूनरेशन दिया गया, बैंक में डाला गया, चेक से आया, इनकम टैक्स लोड हो गया। और क्या इसमें क्या ढूंढेंगे ईडी? समन्स तो सूरज चौहान और अमोल कीर्तिकर को भेजा गया है, लेकिन जिनकी कंपनी थी संजय माशिलकर, वो फिलहाल आप ही के पार्टी में नेता है, उनको कोई समन्स नहीं गया है, उनकी कोई तहकीकात नहीं हो रही है, और अमोल कीर्तिकर को खिचड़ी चोर कहा जा रहा है। एक तो खिचड़ी चोर ये बोलना गलत है, ये बिजनेस है। खिचड़ी सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट था, कंपनी का मालिक, कंपनी का शेयर पार्टनर अमोल और सूरज नहीं था, ये समझ के लेना। दूसरी बात, ये रेगुलर प्रॉफिट किसी कंपनी को मिलता है, इस प्रॉफिट का रेम्यूनरेशन मिल गया, ये भी समझ लो। इसका मतलब मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, समझा कि नहीं? और इंक्वायरी जो बोलते हैं, इंक्वायरी क्या किया ईडी ने? सब कागजात ढूंढे, उसका तपास किया, फिर एक बार कर बुलाया, वही कागजात वापिस मांगे। इंक्वायरी है किधर बाकी? और दूसरी बात, यह कस्टोडियल इंक्वायरी की जरूरत नहीं, ये क्या क्रिमिनल केस नहीं है? तो क्या आपको लगता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से लेकर यहाँ महाराष्ट्र में खिचड़ी स्कैम तक ईडी जैसी सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार, यही आपका कहना है? मेरा कहना ऐसा है कि इस ईडी का प्रयोग अभी बंद करो। ईडी की जरूरत नहीं है, 400 पार करने के लिए ईडी की जरूरत नहीं है। मोदी ने इतना काम किया देश भर में, 370 हटाया, 35 हटाया, राम मंदिर बनाया, जीएसटी लाया, ट्रिपल तलाक लाया, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर देश की प्रतिमा G20 से उजागर हो गई। हमारी इंडियन पिनल कोड का जो एक्ट है, वो पूरा देशवासियों के लिए अच्छा दिया। $5 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी हो जाएगी। तो इतना सब करने के बाद देशवासियों मोदी जी को ही चुन के देंगे, उसको ही पंतप्रधान बनाएंगे। ये हमारी भी मंशा है, ना केवल बीजेपी की, हमारी भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, 400 पार तो बीजेपी कह रही है, लेकिन सहयोगी दलों को दरकिनार करते दिख रही है। आपके जो मौजूदा सांसद है, उन्हें भी यहाँ पर टिकट मिलेगी या नहीं, इसकी आशंका जताई जा रही है। आपके 22 सीटें आपने लड़ी थी, 18 चुनकर आई थी, अब मौजूदा 13 आपके साथ है। वो 13 सीटें भी आपको अब तक घोषित नहीं करने मिली है। कहते वो लास्ट मिनट का जो एडजस्टमेंट रहता है, वो एडजस्टमेंट के हिसाब से बाकी है। ऐसा कुछ ये मना करते ना बोलते ऐसा कुछ नहीं है। सीटें मिलेगी, शिवसेना का जो शेयर है उतनी सीटें जरूर मिलेगी, लेके बिना एकनाथ शिंदे ठंड बैठेगा नहीं। लेकिन रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोकण में जहां पर शिवसेना पली बड़ी, जहां पर गढ़ माना जाता है शिवसेना का, अब ठाणे ऐसी सीट है जहां से खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चुन के आते हैं, जो उनका गढ़ माना जाता है, वो सीटें भी बीजेपी दावा कर रही है। बीजेपी दावा करती ऐसा नहीं है, कुछ एडजस्टमेंट है। इलेक्टिव मेरिट देखना चाहिए, समझा कि नहीं? चुनाव लड़ने के बाद चुनाव जीतने की संभावना कितनी है, क्या है, वो देखा जाता है। इसलिए ये लास्ट मोमेंट में सेटलमेंट हो जाएगा। बीजेपी की महत्वाकांक्षा सहयोगी दलों के आड़े आ रही है, ऐसा कह सकते हैं? बीजेपी को मैं इतना ही बोलूंगा कि सम्मान रखो, ये एनडीए है, समझा कि नहीं? एनडीए वाले जो है, उनका जो पक्ष है, उनकी भी वोट बैंक है महाराष्ट्र में, उनका सम्मान रखो बस।
क्या आपकी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और सांसद भी नाराज चल रहे हैं इसको लेकर? ऐसा कुछ नहीं नाराजी। लेकिन फिलहाल आप तो नाराज नजर आ रहे हैं। मैं स्पष्टीकरण देता हूँ। नाराज यानी क्या कि मैं पार्टी का हित जो है, मेरी पार्टी जो है, ये पार्टी को मान सम्मान मिलना, ये मुझे मेरी जिम्मेदारी समझता हूँ, इस हिसाब से बोलता हूँ मैं। ओके, धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे सांसद गजानन कीर्तिकर जो यहाँ पर साफ कर रहे हैं कि 400 पार के लिए किसी भी दबाव के राजनीति की जरूरत नहीं है। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।